दोस्तों, मेरा नाम है विज्ञान कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मॉल बिजनेसेस के बारे में। एक स्पेशल स्कीम है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो कि इनकम टैक्स में स्मॉल बिजनेसेस लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम जो है वो कौन से बिजनेसेस को एप्लीकेबल है, कौन कौन टैक्स पेयर्स है जो इसके लाभ उठा सकते हैं, और कौन से कंडीशंस है जो आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, उस सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये कब से एप्लीकेबल है और कौन से सेक्शन में ये इसका जो कंडीशंस है, इसका जो प्रोविजंस है, वो स्पेसिफाई किया गया है। ये एप्लीकेबल है 2010-11 फाइनेंशियल ईयर में। 2010 मतलब 1 अप्रैल 2010 से ये जो स्पेशल स्कीम है, जिसको कि प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं, ये एप्लीकेबल है। तो 2019-20 और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद के भी जो फाइनेंशियल ईयर है, उसको भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये स्पेसिफिकली कवर है सेक्शन 44AD के अंदर। सेक्शन 44AD में इसके प्रोविजंस जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। तो सारे प्रोविजंस और जो कंडीशंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो जानते हैं सेक्शन 44AD के जो प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम है वो कौन से बिजनेसेस को और कौन से पर्सन को एप्लीकेबल है, कौन से लोग हैं जो इसके लाभ उठा सकते हैं। पहले तो आपको देखना पड़ेगा जो भी कोई भी हो उसको सेक्शन 44AD के बेनिफिट लेने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ही मस्ट बी ए रेसिडेंट इन इंडिया। उसको इंडिया में एक रेसिडेंट जो होता है, रेसिडेंट इन इंडिया जो होता है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। और अगर रेसिडेंट नहीं है इंडिया में तो वो 44AD सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो बस रेसिडेंट हो जाने से नहीं होता है। ये जो स्कीम है ये इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल है, HUF इसका लाभ उठा सकते हैं, और प्रोफेशनल फर्म्स जो होते हैं वो भी 44AD के बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये कौन से लोग को एप्लीकेबल नहीं है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन तीनों को जो आप ये देख रहे हो, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म है, उस जितने पार्टनरशिप फर्म है, जितने इंडिविजुअल्स है, जितने HUF है, क्या सबको ये एप्लीकेबल है? सब इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं? जी नहीं। ये जो स्पेशल स्कीम है, जो प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है टर्नओवर के बेसिस पे। इसीलिए बोला जाता है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वही इसका लाभ उठा सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस कहीं पे डिफाइन नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से बिजनेसेस जो है कवर है? ये जो आपके टर्नओवर क्राइटेरिया के हिसाब से आपका अगर जिस फाइनेंशियल ईयर में आप बेनिफिट दे रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है और सेल्स है वो अगर 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपीज एक्सीड नहीं कर रहा है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि देख लो, ये इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप को एप्लीकेबल है। उसके साथ में इनका जो सेल्स और टर्नओवर साल भर का फाइनेंशियल ईयर का वो 2 करोड़ रुपया एक्सीड नहीं कर रहा है, अगर 2 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है तो ही जाके ये 44AD के बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है तो क्या, तो ये 44AD में कवर नहीं होते हैं। उनको नॉर्मल टैक्स प्रोविजन जो है उसके हिसाब से टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस जैसे हमने बताया, स्मॉल बिजनेसेस कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम लोग स्मॉल बिजनेसेस मतलब उसी को स्मॉल बिजनेसेस बोल रहे हैं जो कि 2 करोड़ जिसका कि टर्नओवर और सेल्स 2 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो अगर 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है तो आप हमारे मतलब जेन्युइन जिनको कि 44AD का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है वो उसी बेनिफिट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस आप मान लो जिसका कि टर्नओवर 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ है, 2 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है, उनको स्मॉल बिजनेसेस से कहीं इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। ये तो हो गया आप
कौन से बिजनेसेस हो, किस किस को आपका सेक्शन 44 एडी के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है, या बोला जाए कि कौन से लोग हैं जो 44 एडी के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी देखते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है वो किसको एप्लीकेबल नहीं है, कौन है जो इसका लाभ उठा नहीं सकते, क्योंकि उनको ये स्कीम जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44 एडी सेक्शन के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं। पहले तो हो गया प्रोफेशनल्स, आपके प्रोफेशनल्स को ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है? प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सेक्शन 44 एडी के अंदर कवर होते हैं, वो 44 एडी में कवर नहीं होते हैं, इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल सेक्शन है, तो वो है सेक्शन 44 एडी, जो जिस सेक्शन के अंदर उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है, तो इसीलिए वो सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 44 एडी के अंदर उनको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके फाइल करना पड़ता है रिटर्न। और किसको एप्लीकेबल नहीं है? ये एप्लीकेबल नहीं है कंपनी को। कंपनी कौन कौन होते हैं? जैसे कि मान लो आपका हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इनको जो होता है इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, और इनको नॉर्मल प्रोविजन जो टैक्स के होते हैं उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनको आपका प्रोविजन सेक्शन 44 एडी के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे सेक्शन 44 एडी का हमने बात किया, उसी तरीके सेक्शन 44 एई करके एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर आपके जो फ्लाइंग हायरिंग गुड्स कैरियर जो बिजनेस है उनके लिए एक प्रिजम्पटिव सेक्शन है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। अगर वो इसी क्राइटेरिया में वो बिजनेस है, उनका गुड्स कैरियर्स का बिजनेस, तो सेक्शन 44 एई के अंदर आते हैं, तो सेक्शन 44 एई के प्रोविजन के हिसाब से वो लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, उनको सेक्शन 44 एडी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे सेक्शन 44 एई के ऊपर, जिसमें आपके मालूम पड़ जाए किस तरीके से वो प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, किसको एप्लीकेबल, बाद में वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। और किसको एप्लीकेबल है दोस्तों? हम लोगों ने बात किया कि पार्टनरशिप फॉर्म्स जो होते हैं वो सेक्शन 44 एडी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेस है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की तरह होते हैं लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी को एलएलपी बोलते हैं। ये लोग पार्टनरशिप फर्म जिस तरीके से टैक्सेबल होता है उसी तरीके से ये लोग टैक्सेबल होते हैं, लेकिन आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है वो उनको एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली इस स्कीम से बाहर रखा गया है। तो इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करके आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको सेक्शन 44 एडी के बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम सिमिलरली आपके अगर आप एलएलपी जो बनाए वो कोई प्रोफेशन रन कर रहे हो, काफी सारे फर्म से जो कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग के प्रैक्टिस करते हैं एलएलपी में, तो उनको भी 44 एडी के बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। 44 एडी के बेनिफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो होता है उस स्कीम से इनको बाहर रखा गया है। इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, अगर एप्लीकेबल है तो टैक्स भी करना पड़ेगा। और कमीशन ब्रोकरेज का जो बिजनेस है वो 44 एडी के बेनिफिट नहीं ले सकते। एजेंसी बिजनेस जो है वो भी 44 एडी के बेनिफिट नहीं ले सकते। इन सब लोगों को इस सेक्शन से बाहर रखा गया है। और एक क्राइटेरिया है जो है टर्नओवर के बेसिस पे होता है। कोई भी हो, अगर आपको 44 एडी एप्लीकेबल भी है, जैसे हमने बात कर ली इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म जो रेसिडेंट है उनको 44 एडी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर उनका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो है इफ इट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ तो जाके वो 44 एडी के बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उनका टर्नओवर या सेल्स 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर में ये जो है 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है, तो 44 एडी जो है उनको उसका बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, रेसिडेंट हो। अगर उनको 44 एडी एप्लीकेबल भी है तो भी वो इस टर्नओवर के क्राइटेरिया के वजह से नहीं ले सकते 44 एडी के बेनिफिट। उनको नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर एप्लीकेबल है तो ऑडिट भी करना पड़ेगा।
अभी आते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या है। आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेके क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पहला बेनिफिट तो क्या है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल ही मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आपको टैक्स रिटर्न एप्लीकेबल करना नहीं पड़ेगा। आप सीधा 8% जो है आपका टर्नओवर या सेल्स पे 8% ले लो, उसको प्रिजम्पटिव प्रॉफिट माना जाएगा। और बाकी 92% जो एक्सपेंसेस आप प्रिज्यूम किया जा रहा है कि आप एक्सपेंसेस इनकर किया, उसका हिसाब भी मांगा नहीं जाएगा, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे, हिसाब कहां से लाके दोगे, तो वो मांगा नहीं जाएगा। सीधा आप 8% प्रॉफिट या फिर उससे ज्यादा अगर चाहे तो आप वॉलंटरली 8% से ऊपर का प्रॉफिट भी दिखा सकते हो। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिला क्यों प्रॉब्लम होगा उसको। तो 8% या उसके ऊपर का टैक्स आप वॉलंटरी डिक्लेयर करके आप 4480 का बेनिफिट ले सकते हो। आपको टेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। 8% जो है वो एप्लीकेबल होगा अगर आप जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसमें आपने कैश में रिसीव किया है। अगर आप पूरा का पूरा ग्रॉस रिसिप्ट बैंक के थ्रू रिसीव किए हो, बैंक के थ्रू मतलब कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरे बैंकिंग मोड में आपने रिसीव किया, बैंक टू बैंक हो गया, या फिर एनईएफटी, मान लो एनईएफटी है, आईएमपीएस है, ठीक है, उसी अकाउंट पे चेक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके थ्रू आपने रिसीव किया है, आपका कैश नहीं है, आपने कैश में ट्रांजैक्शन नहीं किया है, बैंक में ट्रांजैक्शन किया है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, अगर आप बैंकिंग मोड में ट्रांजैक्शन करते हो तो हम 2% की छूट आपको दे रहे हैं। आप 8% प्रॉफिट जो है वो ना दिखा के 6% अपना टर्नओवर सेल्स का 6% दिखा लो, हम मान लेंगे कि आपका 6% जो है प्रॉफिट है बिजनेस का। 8% आप 8% आपको दिखाने की जरूरत नहीं, 2% की छूट है, क्योंकि आप बैंकिंग मोड में आपने पूरा का पूरा ग्रॉस रिसिप्ट जो है बैंक के थ्रू रिसीव किया है। अब एनईएफटी आप उसके थ्रू अगर रिसीव करते हो तो इंस्टेड ऑफ 8% ऑफ द टर्नओवर सेल्स आप 6% आपका प्रॉफिट दिखा सकते हो। गवर्नमेंट मान लेगा कि 6% आपका प्रेजेंटिव इनकम है, वो पूछेगा भी नहीं कि आपने 6% क्यों दिखा। बस आपको ये मानना है कि आपका सारे का सारा ग्रॉस रिसिप्ट जो है बैंकिंग मोड में बैंकिंग के थ्रू आपने रिसीव किया, बैंक टू बैंक हो गया। क्या क्या प्रिस्क्राइब मोड्स जो है जो अभी तक बोला गया है कि हाँ माना जाएगा ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे कि आपका मान लो अकाउंट पे चेक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारे जो है आपको माना जा रहा है कि आप बैंकिंग मोड में, अगर इसी मोड पे आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव किया है तो आप 8% की जगह 6% जो आपका सेल्स और टर्नओवर है उसका 6% आप प्रॉफिट दिखा सकते हो। प्रेजेंटिव प्रॉफिट उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आप रिटर्न फाइल कर लो, कोई टेंशन। लेकिन अगर आप 6% दिखाना चाहते हो तो आपको कैश को नाना खोलना पड़ेगा। आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते आपका सेल्स। अगर आप कैश में रिसीव करते हो तो आपको 8% दिखाना है, 6% कैश आपको अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट 2% की छूट दे रहा है आप बैंकिंग मोड में अगर ट्रांजेक्शन करते हो, सीधी सी बात। अभी ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा प्रोविजन किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। अब देखिए ये नॉर्मल प्रोविजन में मान लो आपका सेल्स और टर्नओवर जो है 32 लाख का है, ठीक है। 32 लाख का टर्नओवर, आपका एक्सपेंसेस, जेन्युइन एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किया है इस 32 लाख को इनकर करने के लिए, 32 लाख का सेल्स बनाने के लिए जो आपने इनकर किया है एक्सपेंसेस वो 12 लाख का है, तो आपका प्रॉफिट हो गया 8 लाख। अभी अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में जा रहे हो तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने 12 लाख का पूरा एक्सपेंसेस का जो डिटेल्स आपको मेंटेन करना है, सारे चीजों का डिटेल्स आपको मेंटेन करना है आपको, ठीक है। और आपको पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है, वो बैलेंस शीट बना के आपको वो सारी चीजें आईटीआर में भरना है, भर के फाइल करना है। कल अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछता है कि भाई आप इसका हिसाब दोबारा लगकर किसी भी हेड का हिसाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन ना लेके प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में जाना चाहते हो तो क्या है, देखिए आपका 32 लाख का टर्नओवर है, 32 लाख का 8% हो गया 2,56,000,
ठीक है, इस 2,56,000 या इसका ऊपर में कोई भी अमाउंट आपके हिसाब से आप देखें 44AD में रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको आप माना जाएगा कि आपका जो प्रिजम्पटिव इनकम है इस टर्नओवर का वो 2,56,000 है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये 8 लाख 44AD में दिखा लोगे कि भाई 44AD में मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर में जा रहा हूँ, जो 2,56,000 ना दिखा के मैं 8 लाख दिखा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप वॉलंटरली 2,56,000 से 2,56,000 जो उसके ऊपर का कोई भी प्रॉफिट आप दिखा सकते हो। आप अगर 8 लाख का प्रॉफिट दिखा लिए, ठीक है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाके 32 लाख ग्रॉस रिसीट दिखा के 32 लाख टर्नओवर दिखा के आप अगर 8 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 44AD में रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। अभी इसमें देखिए, इसमें 2 केसेस हमने लिए हैं। ये देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के जो एप्लीकेबिलिटी है उसको समझने के लिए हमने ये 2 केस लिए हैं। देखिए, इसमें पहले केस में देखिए क्या है, 82 लाख का टर्नओवर इसका, उसका 8% लगे तो 6,56,000 है, ठीक है। अब ये आरसीसी क्या बोल रहा है, आरसीसी बोल रहा है मुझे 6,56,000 ना दिखा के 8 लाख का प्रॉफिट दिखाना। क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाके 6,56,000 से ऊपर का जो है 8 लाख प्रॉफिट जो है वो वहां पे दिखा सकता है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में रह के वो अपना रिटर्न जो है फाइल कर सकता है। दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, सेम 82 लाख का टर्नओवर है, उसका 8% जो है 6,56,000 हो गया। लेकिन इस केस में क्या बोल रहा है, आरसीसी बोल रहा है कि मुझे 4 लाख ही प्रॉफिट दिखाना है, मुझे 6,56,000 प्रॉफिट नहीं दिखाना है, मुझे 4 लाख प्रॉफिट दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो अभी इस केसेस में क्या है कि आप 6,56,000 से नीचे का प्रॉफिट जो है वो शो करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना के आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन में नहीं, आपको नॉर्मल प्रोविजन में जो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। ऐसा नहीं है कि आप 4 लाख का प्रॉफिट जो है नहीं दिखा सकते, आप 4 लाख का भी प्रॉफिट दिखा सकते हो। 4 लाख क्यों, आप 6,56,000 के नीचे का कोई भी प्रॉफिट आप जो है दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना के उस हिसाब से आपको आईटी इनकम टैक्स का जो है लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, उसको कैलकुलेट करके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया प्रोविजन। अभी क्या है कि आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेने के लिए कोई फॉर्म या कुछ फाइल करना नहीं पड़ता है। बस आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे खत्म हो जाए, असेसमेंट ईयर में आपका जो रिटर्न भरना होता है टैक्स रिटर्न, उसमें आपको ये भरना है कि आप जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाके कैलकुलेट कर रहे हो, बस उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भरना पड़ता है। आपको उसके बाद कोई भी फॉर्म या कुछ भी फाइल करना नहीं पड़ता है, बताने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले रहे हो। आपको बस आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है उसी में आपको भरना है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए हो, ये आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, ये आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से इनकम है, और आपका जो जितना भी टैक्स अमाउंट होता है वो आप पे करो, आप बाकी सारे चीजों को फाइल करो, चीजों को भर के, ठीक है। बस आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ही देना पड़ता है ये डिटेल्स, और कहीं पे कोई एडिशनल फॉर्म जो होता है आपको फाइल करना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप 3 फॉर्म है आपका, एक है ITR 4 लगभग सभी टैक्स जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट करते हैं सभी को आपको ITR 4 ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ITR 4 अगर एप्लीकेबल नहीं होता है, कब एप्लीकेबल नहीं है? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर कोई भी अनलिस्टेड
इक्विटी शेयर आपने होल्ड कर रखा है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको ITR 4 जो होता है एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। ITR 3 में आप जाके भर सकते हो। आपका डिटेल्स जो है, जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हो उसके डिटेल्स भरना पड़ेगा, जो कंपनी में आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डर उसको भी भरना पड़ेगा। उसके बाद सारे डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसमें प्रोविजन से आपका ग्रॉस रेशियो मांगेगा, आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD के अंदर कितना प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हैं वो भी मांगे। वो सारी चीजें भर के आपको ITR 3 जाके फाइल करना है। अगर आपको ITR 4 ITR 3 एप्लीकेबल नहीं है तो ITR 5 आपको फाइल करना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसी उनको एप्लीकेबल होता है, और वो लोग ITR 5 जो है आप फाइल करते हैं। ठीक है, ITR 5 में भी हम दिखा देंगे। ITR 5 में भी आपका वो सारे प्रोविजन से आप जाके वहां पे ग्रॉस रेशियो, प्रिजम्पटिव इनकम और सारी डिटेल्स आप दिखा सकते हैं वहां पे। ये ITR 4 का है। ITR 4 का स्क्रीन प्रिंट हमने लिया है। ये रेसिडुअल जो बिजनेस प्रोफेशन का जो टैब है आपका, उसी में जाके आपको यहाँ पे 44AD के डिटेल्स जो है भरना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, ये देखिए, आप 8 रो करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन देना है। ये नेम ऑफ द बिजनेस आपको जो लीगल नेम है वो देना है। आपको बिजनेस कोड यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे 8 रो करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही कर लेंगे तो इसमें फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डिस्क्रिप्शन आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन जो भी आप डिस्क्राइब कर दो। अगर आपका जो टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है थ्रू बैंक रिसिप्ट है, जो मोड हमने डिस्कस किया है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है या बैंकिंग मोड में आपने रिसीव किया है, तो आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो यहाँ पे भरना है। इसका जो 6% का प्रॉफिट जो है, 6% का जो प्रिजम्पटिव इनकम है, आपको यहाँ पे शो करना है। अगर आपने कैश में किया है, बैंक में नहीं किया है, तो आपको जो यहाँ पे भरना है उसका 8% का प्रॉफिट जो है यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, इसके बाद आप इस पर्टिकुलर जो टैब है, इस टैब के नीचे पूरे एंड में आपका ये ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्रेडिटर्स डिटेल्स सारे चीजें आप जो भरना चाहते हो भर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी जो है क्रेडिटर्स होगा आपका, मैंने इन्वेंट्रीज होगा, सन्डी डेटर्स होगा, कैश एंड बैंक जो है वो होगा। आप 4 चीजें मांगेगा आपको, आप यहाँ पे भर लो। आपके पास अगर नहीं वो फिगर नहीं है तो आप 0 भर सकते हो। अगर आपका पास इन्वेंट्री नहीं है तो 0 भर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी होता है, आपको 4 चीजें फाइल करना भरना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने बात की ITR 4 अगर एप्लीकेबल नहीं है तो क्या करेंगे, ITR 3 आपको भरना पड़ेगा। ITR 3 में जैसे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैब में आपका यहाँ पे 44AD में, देखिए 44AD में आपका ये आ जाएगा ये डिटेल्स। जैसे हमने वहां पे जैसे था ऑप्शंस, यहाँ पे भी है नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन, ग्रॉस रिसिप्ट, बैंकिंग के थ्रू रिसीव किया ग्रॉस रिसिप्ट, उसका 6% यहाँ पे। अगर आपने कैश में रिसीव किया है तो उसका डिटेल्स से ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट जो है यहाँ पे डालना है। और इसका जो आपका 8% का जो प्रिजम्पटिव इनकम है यहाँ पे डालना है। ठीक है, और ITR 3 में जैसे हमने बात की कि आपका अगर डायरेक्टर हैं या फिर किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने होल्ड किया है तो उसको ये जनरल टाइम ऑप्शन आएगा। वहां पे नीचे आपको भरना है कौन से कंपनी में आप डायरेक्टर हो, उसका डिटेल्स भरना है, उसका पैन नंबर भरना है, और उसके साथ नीचे उसका एग्जैक्टली नीचे आएगा आपको कौन से कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी है जिसका कि आपने शेयर होल्ड कर रखा है, कितना अमाउंट का होल्ड कर रखा है, वो डिटेल्स आपको मांगेगा, वहां पे आपको देना है। सिमिलरली आपका ITR 5 में भी देखिए सेम चीजें मांगेगा। यहाँ पे देखिए सेम चीजें आपको मांगेगा PL में। ठीक है, आपको यहाँ पे भी भरना है। अगर आपका ITR 5 आपको एप्लीकेबल है तो यहाँ पे भरना है आपको। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो है, आपने अगर 44AD में आपने अपना प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके उसको आपने भर दिया है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने आपका सारा एक्सपेंसेस जो है उसने आपने क्लेम कर लिया और सारे चीजें अलाउड है। प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप सेक्शन 30 to 38 में जो आपका अलाउड एक्सपेंसेस है वो सारे चीजें आपने क्लेम कर लिया, आपको अलाउ है, आपने क्लेम कर लिया। ठीक है, यह अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, और जो एडवांस टैक्स होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, आपको हर क्वार्टरली आपको देना पड़ता है इंस्टॉलमेंट में।
अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेना चाहते हो और ले रहे हो तो आपको इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स नहीं देना है। आपको ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑन और बिफोर 15 मार्च सारे के सारे जो एडवांस टैक्स आपको जितना देना होता है आपको ऑन और बिफोर 15 मार्च दे देना है। आपको इंस्टॉलमेंट का जो प्रोविजन है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट वो एप्लीकेबल नहीं है। आप ऑन और बिफोर 15 मार्च कोई भी दिन आप 100% पे कर सकते हो। हाँ, अगर आपका आप जो नेट प्रॉफिट हमने जैसे बात किया पहले एग्जांपल में देते उसमें बात किया नेट प्रॉफिट से, अगर नेट प्रॉफिट जो है आपका लेस देन 8% होता है या फिर अगर आपने बैंकिंग मोड में किया है तो लेस देन 6% होता है तो क्या, तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका टर्नओवर कितना होता है। आपको 44AB में ऑडिट एप्लीकेबल होता है नहीं होता है मालूम नहीं आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको 44AB में ऑडिट करना पड़ेगा। आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो एक्सीड करता है तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आप 8% या 6% के नीचे का प्रॉफिट भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, या फिर आपको मजबूरी में 8% या 6% दिखाने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते। और कुछ पॉइंट्स है जैसे देख लो, अगर आप 44AD का बेनिफिट्स ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट आपको 5 साल तक कंटिन्यू करना है। अगर आपने 5 साल तक कंटिन्यू नहीं किया, बीच में कहीं पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को छोड़ दिया आपने, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद के जो 5 ईयर्स है उस 5 ईयर्स तक आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर में नहीं जा सकते, उसके बेनिफिट आप नहीं ले सकते फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एक एग्जाम्पल लेकर समझ लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मान लो 17-18 फाइनेंशियल ईयर है, 18-19 असेसमेंट ईयर में आपका टर्नओवर था 1 करोड़ मान लो, तो आपने 8% 8 लाख आपने दिखा दिया, 8,50,000 सेक्शन 44AD के अंदर आपने दिखा दिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने फाइल कर लिया 44AD में। सिमिलरली फाइनेंशियल 18-19 जो है उसमें हो गया आपका टर्नओवर 1.1 करोड़। 1.1 करोड़ का जो 8% है, 8 लाख 8% जो है हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कैश में जो है ट्रांजैक्शन हुआ है, इसीलिए 8%। अगर आपका बैंक में ट्रांजैक्शन है तो आप बैंक में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप 6% ले सकते हो। ठीक है, तो 1.1 करोड़ का आ गया 8.8 लाख। ठीक है, आपने 9,50,000 दिखाया, आपने 44AD में क्लेम कर लिया, बढ़िया। 1920 में आपने क्या किया, 1920 असेसमेंट 2021 में 1.2 करोड़ है, आपने 9,60,000 दिखाया, चाहे 60,000 क्या उसके ऊपर का प्रॉफिट दिखाना था, आपने दिखा दिया 10,50,000, बहुत बढ़िया, आपने 44AD में चले गए। इस फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंशियल अभी चल रहा है, फाइनेंशियल 2021 में, असेसमेंट ईयर 21-22 में, मान लो आपका प्रॉफिट, आपका जो टर्नओवर है 1.1 करोड़ का है। ठीक है, उसका 8% आ रहा है 12 लाख। लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरा जो प्रॉफिट है 5 लाख है, मैं 12 लाख पे टैक्स नहीं दे सकता, मैं 5 लाख प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं, तो उससे क्या होगा, उसमें क्या है, आप 44AD के जो 12 लाख का जो प्रॉफिट है उसके नीचे का प्रॉफिट आप दिखाना चाह रहे हो, तो आपको 44AD में आप जा नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको नॉर्मल प्रोविजन में जैसे 5 लाख दिखा के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना के आपको नॉर्मल प्रोविजन में फाइल करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी निकाल के। लेकिन उसमें और एक नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद के जो 5 फाइनेंशियल ईयर है, जो है 2021-22 से शुरू होके 25-26 तक जो 5 ईयर्स है, इस 5 फाइनेंशियल ईयर में आपने 5 फाइनेंशियल ईयर तक आप जो है आपका 44AD का बेनिफिट जो है नहीं ले सकते, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे 44AD का बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। अगर आपका जो टोटल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो उसको क्रॉस करता है तो ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि इस 5 साल में, ये जो 5 इयर्स है, इस 5 साल में आप किसी भी साल या आपके सारे साल में 8% के ऊपर का इनकम दिखा के फाइल करना चाहते हो, नहीं मैं 8% के ऊपर का इनकम दिखा के फाइल कर दूंगा, 10% 12% दिखा के आप मुझे 44 एडी एप्लीकेबल कर दो, जी नहीं हो सकता है। ये सेक्शन आपको डिसअलाउ कर रहा है, सेक्शन आपको बोल रहा है कि आप अगर आप इस साल से शुरू किए हो तो आपको 5 साल तक 44 एडी का प्रोविजन जो एप्लीकेबल है, आपको 5 साल तक 44 एडी के हिसाब से आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से जाना है। अगर इसी 5 साल में, जैसे इस साल में आपने 44 एडी के हिसाब से आपने टैक्स कैलकुलेशन नहीं किया, तो आपको इस साल तो आपने खुद से नहीं लिया, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट 5 इयर्स हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स जो शुरू होता है 21-22 से 25-26 तक, उस 5 साल में आपको 44 एडी के बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बना के आपको फाइल करना पड़ेगा, सारे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आप अगर चाहो तो भी आप हायर इनकम जो है वो दिखा नहीं सकते 5 साल तक, ठीक है। तो दोस्तों ये था 44 एडी का प्रोविजन, जो जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किस तरीके से एप्लीकेबल है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है और को क्या क्या कंडीशंस है, जो सारी चीजें हमने डिस्कस किया। बाकी अगर आपका क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नए वीडियो में और किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।